हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये क्लासेस हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। फिर चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट आए थे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। जैसे कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो इंग्लैंड की महारानी थी जो उस टाइम पे एलिजाबेथ प्रथम थी। उनसे वो एकाधिकार लेकर आए थे। इंडिया में व्यापार करने के लिए वो एकाधिकार लेकर आए, ठीक है। तो एकाधिकार लेकर आए थे। देखिए दोस्तों, पहले तो वो सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य ही भारत आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इंडिया की स्थितियों को देखा तो उनके हालातों को देखते हुए उन्होंने भारत पर शासन करने के बारे में सोचा। फिर उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कुछ अधिनियम यानी एक्ट पारित किए थे, तो जिनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आया था इनका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी देखो क्या विशेषताएं थी। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 तो क्या था, अब तक तो हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वो शासन कर रही थी, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो सीधा ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद में सौंप दिया गया था ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश संसद के पास शासन कब गया था, तो ये गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद दूसरा इसके अंदर परिवर्तन क्या आता है कि जो पहले बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इसमें जो बंगाल का, अच्छा ये पूछ लेते हैं बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगर आपने सुना हो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? वो 1757 में, ठीक है। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो जो ये युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था, ठीक है। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर था। दोस्तों, यही वो लड़ाई थी 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी। इसी के बाद से अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने का निर्णय लिया था, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल था जो पहला, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप। हेस्टिंग्स, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 2 परिवर्तन तो ये हुए। अच्छा, तीसरा इसके अंदर क्या चेंज आया था 1773 से? इसमें क्या हुआ था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था। तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय कहाँ खोला गया था? तो कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में। और कौन से एक्ट के द्वारा खोला गया था? 1773 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, अगर पूछ ले कि मुख्य न्यायाधीश कौन था इसका? मुख्य न्यायाधीश थे जो इसके कौन थे? एलिजा इम्पे। तो ये हो जाएगा एलिजा इम्पे, ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और अन्य न्यायाधीश पूछ ले तो 3 थे, एक तो लिमेंस्टर, एक थे चैम्बर्स और एक हाइड, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीश कौन थे? लिमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये अन्य न्यायाधीश थे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इनके नाम नहीं लिख रही। चलिए, इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसमें इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी का प्रशासन था, मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था, इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर।
ठीक है। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे लगा लो, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, इनका क्या काम था, जितने भी व्यापारिक मामले थे, व्यापार से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे, और जो शासन करना था इंडिया के ऊपर, राजनीतिक मामले, वो सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे। नाम से पता चल रहा है कंट्रोलर, यानी कि हमें कंट्रोल करने के लिए, तो जितने भी राजनीतिक मामले थे वो कंट्रोलर देखता था। तो बस पीट्स इंडिया एक्ट में इतना ही था। उसके बाद आते हैं, देखो चार्टर अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चार्टर अधिनियम आए थे, 20-20 साल के अंतराल पे 4 चार्टर अधिनियम आए थे। पहला तो आया था 1853 में, दूसरा आया था ये पहला फर्स्ट था जो वो आया था 1793 में, ठीक है। फिर उसके बाद 20 साल बाद आया था 1813 में, फिर उसके 20 साल बाद 1833, और फिर अगला कब आया था 1853 में। तो 20-20 साल के गैप में 4 चार्टर अधिनियम आए थे। तो देखिए पहले 1793 में, इसमें क्या हुआ था, जो हमने अभी पढ़ा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, जो उसके जितने भी कर्मचारी थे उनको जो वेतन मिलना था वो भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा, ठीक है। तो 1793 में क्या बोला कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भारतीय राजस्व में से वेतन दिया जाएगा। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें देखो क्या किया गया, देखिए अभी तक तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसी के पास एकाधिकार था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। मतलब अब और कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। तो इनके पास 2 चीज़ों का ही एकाधिकार था। एक तो क्या था, चाय का व्यापार, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चाय का व्यापार था जो उस पर एकाधिकार था, और चीन के साथ जो व्यापार था उसका भी एकाधिकार अभी इनके पास था। तो ये 2 चीज़ों का एकाधिकार था, बाकी सभी चीज़ों पे दूसरी कंपनियां भी आकर व्यापार कर सकती थी। अब क्योंकि इंग्लैंड में दूसरी कंपनियां भी विरोध करने लग गई थी कि भी हमें भी व्यापार करना है, तो इसलिए उनको भी अधिकार के अवसर दे दिए थे व्यापार करने के लिए। और दूसरा इसमें क्या कहा गया था कि जो कंपनी के व्यापार के अधिकार थे ना, व्यापार का अधिकार, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। तो जो व्यापार करने की मतलब इनको 20 वर्षों के लिए और इनको बोल दिया गया था। यहाँ ये बात ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एकाधिकार समाप्त किया था, व्यापार करने का अधिकार अभी इनको 20 वर्षों के लिए और दे दिया गया था। तो इस अधिनियम में इतना ही था। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, अभी तक हम जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको कहते थे, तो अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसका मतलब क्या था, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस हिसाब से जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, जो वो कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब देखिए जो ये भारत का गवर्नर जनरल बना था, इसमें और क्या कहा गया कि पूरे देश के लिए एक बजट बनाने का भी अधिकार इसको दे दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को पूरे भारत का मतलब पूरे देश का एक ही बजट बनाने का अधिकार इसको दे दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था, अब व्यापारिक अधिकार हमने देखा कि 20 वर्षों के लिए बढ़ाए थे ना, तो अब व्यापारिक जो इनके अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए, मतलब इनको अब व्यापार नहीं कर सकते थे। ये 20 वर्षों के लिए बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे इनके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। मतलब अब सिर्फ ये शासन पर ध्यान देते थे, मतलब भारत पर हम कैसे शासन करेंगे। तो शासन करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, एक विधि आयोग बनाया था। इन्होंने क्या बनाया था, एक विधि आयोग बनाया था, ठीक है। तो जो पहला विधि आयोग था, ये पूछ लेते हैं कि पहले विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था वो, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले थे जो पहले अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन क्या करें, आपको करना ही पड़ेगा। अगर थोड़े से इंटरेस्ट के साथ अगर आप इसको पढ़ोगे रिलेट करके, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें देखिए क्या हुआ था। इसके लिए एक तो जो केंद्रीय विधान परिषद है उसका गठन किया गया, ठीक है। तो पूछ सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद या फिर भारतीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम से किया गया था, तो 1853 के चार्टर अधिनियम से, ठीक है।
उसके बाद दूसरा चेंज इसमें क्या किया गया था कि जितने भी अभी तक पद थे उनके लिए प्रतियोगिताएं करवाई जाने लगी। प्रतियोगिताएं मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो वो करवाई जाने लग गई थी। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा, पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाने लगी थी। और इसके लिए 1854 में एक मैकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो पूछ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मैकाले समिति का। और कब किया गया था? 1854 में। इसके बाद अगर हम बात करें जो ICS परीक्षा थी, ये जो सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम था उसको किस भारतीय ने सबसे पहले पास किया था? तो किसने किया था? ये सत्येंद्र नाथ ने। सत्येंद्र नाथ जी थे जिन्होंने सबसे पहले इस परीक्षा को पास किया था। तो हमारे 4 चार्टर अधिनियम थे जो कि यहीं पर समाप्त होते हैं। उसके बाद है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 का। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? अब जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटेन के राजा रानी थे उनके हाथ में चला गया। ठीक है, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, उसके बाद कहाँ गया था? ब्रिटिश की संसद के पास गया था। अब संसद से वो क्राउन के पास चला गया। और दूसरा बदलाव इसके अंदर क्या आया था? अभी तक जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसको क्या कहा जाने लगा? भारत का वाइसराय। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाने लगा था? भारत का वाइसराय। और पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और क्या किया गया? मुगल अभी तक जो सम्राट की उपाधि लेते थे ना, जिनको बोलते थे मुगल शासक जितने भी थे उनको मुगल सम्राट बोला जाता था, तो इस पद को भी हटा दिया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट का पद हटा दिया गया था। और एक बड़ा चेंज क्या आया था इसके अंदर? अब इसके द्वारा भारत का राज्य सचिव बनाया जाने लगा था। ठीक है, एक भारत का राज्य सचिव था जो वो बनाया जाने लगा था। देखिए, इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही बात है, उसको देख लेना। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या था? जैसे आज के टाइम पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की मतलब कि उनके पास अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, वैसे ही उस टाइम पे 1861 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। इसमें कुछ खास नहीं था। उसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1873 का अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए एक बार। इसमें क्या किया था? इसमें बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग नहीं कर सकते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भंग नहीं कर सकते, 1873 में बोला गया था। हालांकि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1884 को इसको भंग कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, अगले अधिनियम से पहले हम एक बात और देख लेते हैं। 28 अप्रैल 1876 को क्या हुआ था? जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी थी। ठीक है, 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो इसको भी आप डेट इसको याद कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें भी इतना कुछ खास नहीं था। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो अभी हम देखते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, देखते हैं ना, तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी 1892 से। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। उसके बाद आ जाता है एक इम्पोर्टेंट एक्ट है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो मार्ले है ये तो क्या है? भारत का राज्य सचिव। राज्य सचिव अभी हमने देखा था ना, एक राज्य सचिव नामक पद बनाया गया था 1858 के द्वारा। और एक मिंटो कौन था? भारत का वाइसराय था। तो जब भी इस टाइप से नाम आता है ना, मार्ले मिंटो हो गया, या फिर आगे हम एक नाम और पढ़ेंगे माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड, तो इसमें क्या होता है? जो पहले वाला नाम होता है वो होता है राज्य सचिव, और जो दूसरा नाम है वो है वाइसराय।
तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया था जो कि बहुत फेमस था। इसमें क्या था देखो, इसने क्या किया था, सांप्रदायिकता को जन्म दिया था इसने, सांप्रदायिकता को जन्म दिया था। कैसे जन्म दिया था, इन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम वर्ग थे उनको अलग से, जो मुस्लिम थे उनको अलग से अपने वोटिंग का अधिकार दिया था इन्होंने, ठीक है। तो निर्वाचन का मतलब कि मुस्लिमों को निर्वाचन का अधिकार दिया था कि मुस्लिम को वोट देंगे। तो ये अधिकार था जो वो इन्होंने 1909 के एक्ट के द्वारा आया था। तो इन्होंने सांप्रदायिकता का विकास किया था। अगर ये पूछे सांप्रदायिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो देखिए इधर जनक किसको कहेंगे हम, जो ये है हमारे मिंटो, ठीक है। वाइसराय था जो उस टाइम पे भारत का वाइसराय था मिंटो, इसको कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो मेन तो इसमें यही था। बाकी अगर पूछे तो एक पार्ट और है इसका, मतलब एक पॉइंट और था, वो क्या था, जो वाइसराय था, वाइसराय और एक था राज्य सचिव। अभी हमने दो ही नाम पढ़े हैं, वाइसराय और राज्य सचिव। तो जो इनकी कार्यकारिणी थी, मतलब इनके जो साथ में मेंबर्स थे उनमें अब भारतीयों की भी नियुक्ति होने लगी थी, ठीक है। इस कानून ने क्या कह दिया था कि जितने भी वाइसराय या फिर राज्य सचिव हैं, इनके जो सदस्य होंगे, इनके मेंबर्स होंगे, उनमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से जो वाइसराय की जो कार्यपालिका थी, वाइसराय की जो मतलब कार्यपालिका थी, इसका पहला भारतीय सदस्य कौन बना था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये भी पूछ लेते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने थे, इसकी कार्यपालिका के पहले भारतीय बने थे। उसके बाद आता है 1919 का माउंटेग्यू, ये हो गया माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो 1919 का माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, इसमें क्या था, पहले तो ये तो क्या थे, राज्य सचिव, और ये क्या था, वाइसराय, ठीक है। ये राज्य सचिव और ये वाइसराय थे। इसमें क्या किया गया था, इसमें अभी तक मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी अब वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। उसके बाद अभी हमने देखा था कि केंद्र में जो विधान परिषद है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, केंद्र में अब द्विसदनात्मक, दो सदन मतलब कि द्विसदनात्मक विधायिका बना दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। केंद्र के अंदर, ठीक है, मतलब पूरे देश के लिए, तो केंद्र में द्विसदन की एक विधायिका बना दी गई थी 1919 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और क्या हुआ था इसके अंदर, जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई थी, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसमें। और जो आज के टाइम पे हम पद पढ़ रहे हैं, कैग का पद पढ़ते हैं, कैग मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसकी शुरुआत भी 1919 के एक्ट के द्वारा ही हुई थी। और क्या हुआ था इसमें, जो केंद्र का बजट था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, मतलब कि अब केंद्र का बजट अलग बनता था और राज्य का बजट अलग बनता था। और इसमें एक मेन पॉइंट और हुआ था, एक अगर हम देखें तो जो हमारी केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, HPSC हो गया जैसे कि, या फिर UPSC, तो जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका गठन किया गया था इस टाइम पे, ठीक है। UPSC का गठन किया गया था, और कब किया गया था, 1926 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि UPSC है जो उसका गठन कब किया गया था, 1926 में। और किसकी सिफारिश पर किया गया था, ली आयोग की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। उसके बाद आता है 1935 का भारत अधिनियम। 1935 का भारत अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारा संविधान है उसमें कई चीज़ें जो कि तो 1935 से ही ली गई हैं। तो इसमें क्या किया गया था, ध्यान से देखिएगा। एक तो जो अखिल भारतीय संघ है इसकी स्थापना की गई थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। इसके अंदर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, यहाँ पे राजतंत्र को समाप्त किया था, मतलब राजा का जो शासन था, ब्रिटिश राजा का, वो उसको अंत कर दिया गया था। जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। और फिर अभी हमने देखा था ना कि भी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुई थी,
प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हुई थी ना, किससे हुई थी? 1919 के द्वारा तो स्थापित हुई थी और 1935 में इसका अंत कर दिया गया। अब ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया, उसकी बजाय केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। ठीक है, क्या था? 1919 में तो प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ हुआ था, 1935 में इसको ख़त्म कर दिया और अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कर दी गई थी। और क्या गया था? एक जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना, या फिर इसको बोलते हैं फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना की गई थी इसी के द्वारा। और क्या था? जो हम सूची पढ़ते हैं, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था इसमें। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया गया और इसके तहत 3 सूची बनाई गई थी। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो ये 3 सूची इसमें बनाई गई थी और इसी के द्वारा 1935 के द्वारा ही अब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी 1935 के द्वारा दिया गया। उसके बाद लास्ट आता है हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए इसके द्वारा 2 अधिराज्य बन गए थे। 2 अधिराज्य मतलब कि एक तो भारत था और एक कौन था? पाकिस्तान। मतलब कि भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो इसके द्वारा ही 2 अधिराज्यों का गठन हुआ था। और इसी अधिनियम में ये कहा गया था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बनता तब तक जो भारत पर शासन होगा वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही होगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था, जितने भी इम्पोर्टेंट अधिनियम बताए हैं एक बार आप इनको अच्छे से कर लेना। आई नो थोड़े मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना। और अब से डेली ऐसे ही पॉलिटी की क्लासेस करेंगे हम पहले, और उसमें जितना भी हमारा सिलेबस है उसको कवर करेंगे। और चैनल पे हिस्ट्री की क्लासेस भी हमने डाल रखी हैं, तो जिसको भी हिस्ट्री अच्छे से ट्रिक से याद करनी है तो 15-16 क्लास में हमने हिस्ट्री करवा रखी है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर लीजिएगा।